बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। और वाकई में बहुत दिल की गहराइयों से आज तो भाई हम सब बहैसियत पाकिस्तानी और पाकिस्तान को सेलिब्रेट करते हुए पाकिस्तानियत के जज्बे को जोशो खरोश और रिस्पेक्ट के साथ, और रिस्पेक्ट मैं इसलिए कहती हूँ कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट और एहतराम का एलिमेंट इसलिए होना चाहिए कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। सो उन कुर्बानियों का एहसास करते हुए हम जो है वो एहतराम भी रखते हैं और पाकिस्तानियत के जज्बे को सेलिब्रेट भी करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम है क्योंकि आज ही के दिन 1998 में आई स्टिल रिमेंबर, और ये वो मेमोरीज़ हैं, ये वो सुनहरी यादें मैं आज भी भूल नहीं सकती। मैं स्टूडेंट थी और पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट इस्लामिक एटमिक पावर, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 1998 में आज ही के दिन पाकिस्तान पहली इस्लामिक ममालिक में पहला मुल्क इस्लामिक कि जिसने एटॉमिक पावर हासिल की। और मैं समझती हूँ कि ईद का दिन था, जैसे कि खुशियाँ इतने चेहरे पे थी तमाम लोगों के। एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज़, किस तरीके से चैनल्स के ऊपर जो है इस जज्बे को सेलिब्रेट किया जा रहा था। सो आज के दिन पाकिस्तान के इस अकम्पलिशमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए यौम तकबीर मनाया जा रहा है। सो हमने सोचा कि भाई ज़ाहिरी बात है आज के दिन को सेलिब्रेट भी करना है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हुए ये समझना भी है, जानना भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक स्ट्रगल तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन किस तरीके से जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ गामजन होते हुए ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब की तरफ से ये नेमत हासिल की। इस हवाले से जानने के लिए जी हम ने जो दावत दी है, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। शी इज़ एन एनालिस्ट एज़ वेल भाई, उसके अलावा शी इज़ अ हिस्टोरियन एज़ वेल। डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा की बात करें तो GC यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक जाना हुआ नाम है। सो डॉक्टर साहिबा को वेलकम करेंगे। डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू डॉक्टर साहब? आई एम फाइन, एब्सोल्युटली। सो आज का दिन अगर मैं कहूँ यौम तकबीर, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर साहब, गोइंग बैक इन द हिस्ट्री 1998, आज का दिन, आज की दिन की अहमियत के बारे में मैं चाहती हूँ हमें, हमारे नाजरीन, हमारे यंगस्टर्स को बताइएगा। अच्छा सुंदर, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि साथ साथ हर साल इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए ताकि हमारी यंग जनरेशन जो है, जो उस वक्त नहीं थी या उस वक्त उतनी बाशऊर नहीं, बाकी ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको इस दिन की अहमियत का पता हो और पाकिस्तान की उस सेल्फ सॉवरेंटी के ऊपर जो एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क उस वक्त हुआ और पाकिस्तान ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, वो चीज़ जो है उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में बताई जाए। देखें ये वैसे तो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसकी हिस्ट्री तो आपको पता है 1970s में पाकिस्तान की जाती है। तो इंडिया ने ज़ाहिर इट्स न्यूक्लियर डेटरेंस बुनियादी तौर पे हमारे इंडिया के साथ सॉर्ट ऑफ जो एक टेंशन, परसिस्टेंट टेंशन 1947 से चली हुई आ रही थी, उसमें उसके हवाले से एक न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पे हमने इसको ज़ाहिर मेंटेन किया, जो बुनियादी बात है इसके प्रोग्राम के इनिशिएट करने में और इवेंचुअली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के आने तक। तो 1970s में आपको याद होगा इंडिया ने पहला न्यूक्लियर तजर्बा कर लिया था और पाकिस्तान ने उस वक्त अपने प्रोग्राम पे ऊपर आगाज़ किया, प्रोग्राम जो है उसको इनिशिएट किया। और अमेरिका, आपको बीइंग सुपर पावर, यू नो उस वक्त खैर बाइपोलर वर्ल्ड थी, रशिया USSR भी साथ था, लेकिन चूंकि 1960s से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन चल रही थी दुनिया में और कितनी ट्रीटीज़ थी जिसके ऊपर दुनिया के ममालिक को, बिलखसूस वो ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनको कहा जाता था कि आप इस कैपेबिलिटी को हासिल नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान वाज आल्सो सफरिंग, यू नो एक इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था, लेकिन इसके बावजूद बिकॉज इंडिया में जो पावर इम्बैलेंस की सी एक सिचुएशन थी, उसको काउंटर करने के लिए, केटर करने के लिए पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को मतलब ज़ाहिर शुरू किया। 1980s में अगर आप देखें, चूँकि इलाके के अंदर बड़ी टेंशन थी, सोवियत इंटरवेंशन हुई अफगानिस्तान में, पाकिस्तान भी एक सॉर्ट ऑफ वॉर की सिचुएशन में था बिकॉज ऑब्वियसली वो जो कम्युनिज्म को की जो एक्सपेंडिंग टाइज थी उसको पाकिस्तान भी कंटेन कर रहा था। अच्छा, उस वक्त तो इतना दुनिया ने पाकिस्तान को प्रेशराइज नहीं किया बिकॉज अमेरिका वांटेड पाकिस्तान सपोर्ट, यू नो, बिल्कुल रशियन को कंटेन करने में हेल्प आउट करे। लेकिन 1990s में अगर आपको याद हो,
बेइंतहा अमेरिकन प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर था। इवन पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फंडिंग, जो कि हमारी समझ लें बजट सपोर्ट फंडिंग होती है, या जो लोन्स हम लेते हैं, उसके हवाले से अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, ज़ाहिर है IMF के ऊपर है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर है, इवन तमाम जो फाइनेंशियल इदारे हैं उनके ऊपर है। तो पाकिस्तान वाज रियली सफरिंग ये इंटरनेशनल फंडिंग और असिस्टेंस और एड के मामला के हवाले से। और अमेरिका ने फिर 1990s में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, दैट वाज CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, और पाकिस्तान की उस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बेइंतहा प्रेशर रहा कि पाकिस्तान इस ट्रीटी पे साइन करे, पाकिस्तान शुड साइन दिस ट्रीटी एंड रेटिफाई इट। अच्छा, वो मैं इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा आई थिंक बताना ज़रूरी है बाकी जो हमारे आम नाजरीन हैं उनके लिए, कि CTBT जो है वो कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी थी, और 1990s में दुनिया के 44 ममालिक थे जो कि जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इधर यानी कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका इनिशियल स्टेजेस पे था या कहीं पे भी था, लेकिन था सही, उनका प्रोग्राम था। तो वो न्यू कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का मतलब ये था कि ये तमाम 44 कंट्रीज इस पे साइन भी करेंगे और अपनी पार्लियामेंट से इसकी लेजिस्लेशन रेटिफाई करवाएंगे, ताकि वो कानून बन जाए कि वो किसी किस्म का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। सो पाकिस्तान वाज सबसे समझ ले फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि पता था दुनिया को कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसके ये करीब है, और इनकी बहुत रिसर्च हो रही है और सारा प्रोग्राम चल रहा है। तो इस हवाले से आई थिंक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर जो है उसका सामना पाकिस्तान ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट। और फिर 1998 में अगर आपको याद हो, आई थिंक दैट मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई रिमेंबर, बिल्कुल। ये जब इंडिया ने किए हैं, तो इंडिया ने जब धमाके किए 12 दिन पहले किए, उन्होंने 12 दिन पहले किए, 5 धमाके, 5 धमाके, बिल्कुल सही। और उसके बाद उनके प्रोवोकिंग किस्म के स्टेटमेंट्स, उन्होंने इलाके की सियासत को डोमिनेट करने की कोशिश की। उनके प्राइम मिनिस्टर के, अगर आप आज भी अखबारात में से निकाल के स्टेटमेंट्स देखें, उनके फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स देखें, तो वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे पाकिस्तान इज नोवेयर, यानी कि पाकिस्तान अब इलाके में कोई हमारा वो नहीं है जो हमसे खड़े होकर बात कर सके या इस तरीके से। एंड आई थिंक उस वक्त जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बावजूद कि बेइंतहा अमेरिकन प्रेशर था कि पाकिस्तान जो है उसको अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑप्शंस दिए गए कि आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हम बहुत देंगे, आपके कर्जे माफ़ हो सकते हैं, एंड $5 बिलियन बिल क्लिंटन ने ऑफर किया। एंड विद इन द 24 आवर्स मेरा ख्याल है कोई 5 के करीब कॉल्स भी जो थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की पाकिस्तान को आई कि पाकिस्तान ना करे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तानी कौम का वो सेंटिमेंट था। एंड वो सेंटिमेंट जिसको रिस्पॉन्स, जिसके लिए आई थिंक जो पोलिटिकल गवर्नमेंट होती है, जो जाहिर है वैसे भी तमाम गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें, जाहिर है इसके बावजूद कि किसी सियासी जमात की वो गवर्नमेंट थी, अवामी प्रेशर और अवामी जज्बात के आप उल्ट नहीं जा सकते। एंड और बड़ी बात थी कि अमेरिकन प्रेशर को भी सहना और अमेरिका के वो जो ऑप्शंस दिए गए थे फाइनेंशियल थे, वो तमाम को सहते हुए आपने एटमी धमाके किए। एंड आई स्टिल रिमेंबर एज अ यंग स्टूडेंट, मैं उस वक्त स्टूडेंट थी, एंड जब वो शाम को प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की और कहा कि इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में हमने 6 धमाके किए हैं, I remember the jubilations and लाहौर की सड़कों पे किस तरीके से लोग and the excitement, there was celebration, and the celebration and the happiness. मैं यहाँ पे सॉरी मैं इंटरप्ट करते हुए, एंड देन मैं ऐड करूँगी, एंड देन इसमें जो आपने ऐड करना हो या इस्लाह करनी हो, इस्लाह भी क्या कि जब पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री जो एटमी ताकत बना, तो सिर्फ पाकिस्तान में ही ये सेलिब्रेशन नहीं थी, तमाम के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ममालिक में ये जज्बे को सेलिब्रेट किया गया, बिकॉज दे ऑल फेल्ट एम्पावर्ड कि एक इस्लामी रियासत जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एटॉमिक पावर बन चुकी है, और वो इतना अपने आप को खुद मुख्तार कर लिया और कॉन्फिडेंट कर लिया कि इंटरनेशनली स्टैंड करे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये बात जो है पाकिस्तान के अंदर तो जुबिलेशन थी, बिकॉज ऑब्वियसली एक सेल्फ सोवरेंटी का इशू था, बिकॉज इंडिया वाज एक्चुअली चैलेंजिंग द सोवरेंटी ऑफ पाकिस्तान। तो उस सोवरेंटी को जाहिर है आपने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया उनको, और जिस तरीके से इंडिया को बताया गया भाई अगर आप 5 कर सकते हैं तो हम 6 कर सकते हैं। हालांकि देखें अल्टरनेटिव ऑप्शंस वगैरह भी थे, मैं समझती हूँ अनाउंसमेंट भी की जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि किसी को कोई शक ना रहे कि पाकिस्तान के पास जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से कोई भी। ये जो बात आपने की है इस्लामिक वर्ल्ड के हवाले से, तो अगर आप इफ़ यू गो बैक 24 ईयर्स हो गए हैं अब, 24 साल अगर पीछे जाएं, तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर चूंकि ये अरब स्प्रिंग और ये थोड़ा सा स्कैटर्ड सिचुएशन जो करंटली आपको उसके बाद नज़र आती है, जिस तरह सीरिया के अंदर वॉर है या बाकी जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस हैं, वो उस वक्त इस तरह से नहीं थे। तो उस वक्त एक ज़ाहिर कॉम्पैक्ट किस्म का रिस्पॉन्स आता था, और पाकिस्तान के हवाले से सर्टनली आई एग्री विद यू कि वो जुबिलेशन जो थी दैट वाज नॉट ओनली इनसाइड पाकिस्तान बट अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, कि पाकिस्तान पहला इस्लामिक कंट्री बना जिसने
ज़ाहिर है न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी हासिल की। बिल्कुल सही। सो जो लोकेशन थी इसकी एग्जैक्टली जहाँ पे ये फिर किया गया सारा जो है इसको कहेंगे तजुर्बा और सारा कुछ जो है दैट वाज चागी, राइट? चागी, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, चागी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर चागी हर किसी की ज़बान पे ये आना शुरू हो गया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड दीज आर दोज फॉन्ड मेमोरीज कि मैं ये समझती हूँ कि हम तो चले बच्चे थे, हम तो स्टूडेंट्स थे, तो हमें तो याद है, लेकिन जो आजकल की नौजवान नस्ल है उस तक ये तमाम की तमाम बातें पहुँचाना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि जज्बा तो बहुत है पाकिस्तानियत को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट्स, बल्कि छोटे छोटे मोमेंट्स भी नहीं, बड़ा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बात जो है इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करते हुए, देखिए ये पाकिस्तान 1998 मई 28 जो है पाकिस्तान की एटॉमिक एक्सपीरियंस और अटेनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है, ये पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है। ये वो वाक़या है जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया जहान का ना सिर्फ ये कि प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त किया, बल्कि जितने भी देखिए पाकिस्तान अपने कर्जे उतरवा सकता था, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता था, लेकिन सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज होते हुए हम देख रहे थे। सही। एंड फिर कौम के इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौम के सेंटिमेंट के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते। कौम का सेंटिमेंट ये था कि इंडिया को रिस्पॉन्स दिया जाए, एंड फिर वो एक यूनिटी का जो एलिमेंट सामने नजर आया। इवन उसके बाद देखिए इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी, सही, लेकिन नेशन जो है वो एक कदावर सिचुएशन में बाहर निकली उन क्राइसिस से, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और यही बात आई थिंक जो है वो कौम को भी बताने की ज़रूरत है कि मतलब अगर इस किस्म के चैलेंजेस ज़िंदगी में या पाकिस्तान हमारे नेशनल लेवल के ऊपर आए तो हम किस तरीके से मतलब इसके बावजूद कि कोई इंटरनेशनल सिचुएशन जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं है, इसके बावजूद जो है वो कौम में अपनी यूनिटी से किस तरीके से बाहर निकल सकती हैं। तो इस वाक़े को और पाकिस्तान के इस तजर्बे को और वो सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना, उसके मुतालिक स्टडी करना, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर ये सवाल आपसे करना चाहूँगी और जानना भी चाहूँगी कि आफ्टर दिस एटॉमिक पाकिस्तान बिकेम द एटॉमिक फर्स्ट इस्लामिक एटॉमिक कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद पाकिस्तान की अहमियत ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में, और वो जो कॉन्फिडेंस आया उस हवाले से ज़रूर बताइएगा। देखिए कॉन्फिडेंस तो जाहिर है, आप सबसे पहले तो आप रीजन की बात करते हैं। साउथ एशिया के अंदर इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान जो है कंपैरेटिवली अपने टेरिटोरियल अगर आप उसकी सिचुएशन देखें तो इंडिया के मुकाबले में छोटा है, लेकिन टेरिटरी के हवाले से तो अफगानिस्तान शायद पाकिस्तान से भी बड़ा है। लेकिन बुनियादी इशू ये है कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो दिखाती हैं। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है दुनिया का 7वां मुल्क बना जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जिसके पास थी, और फिर उस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसके बाद आप उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए भी तो अटेन कर सकते हैं ना, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इवन। आई थिंक वेपन तो ठीक है, आपने एक डेटरेंस के तौर पर रख लिया, तो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी फॉर द पीसफुल पर्पसेस है, एनर्जी सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से, और ये एक ऐसी एनर्जी है, इसकी ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर आप उसको हासिल कर लेते हैं ग्रेजुअली विद रिसर्च एंड ऑल दैट, वो फिर आप सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट वो एनर्जी है जो कि आप प्रोड्यूस करेंगे। और जाहिर है दुनिया जो है वो अब इसी तरफ ही जा रही है कि इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर इस एनर्जी के ज़रिए से एक तो एनवायरनमेंट जो है उसकी सिचुएशन बेहतर हो सकती है, और दूसरा ये कि ऑब्वियसली आप एक लो कॉस्ट के ऊपर अपने मुल्क की ज़रूरियात और तरक्की के सारे प्रोजेक्ट्स और वो सारे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, और वही बात आ गई कि एक इस्तेहकाम आ गया पाकिस्तान में, एक कॉन्फिडेंस आ गया, पूरी दुनिया में एक स्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नज़र आई। और अगेन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, आई लर्नड अ लॉट, मेरे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा। प्लेजर जी, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हैं जी। और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने जो वीडियो टीज़र दिया, आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी शामिल कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अगले सेगमेंट में आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे। और वीकेंड एट होम की भाई एक और फैमिली मेम्बर जो हैं वो इस वक्त जो हैं क्या बना रही हैं, पहले ज़रा उनको वेलकम करते हैं। शेफ़ अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं बताएं? आप इतनी प्यारी भी लग रही हैं, लेकिन इस मौसम में आप हमारे लिए कुकिंग कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुकिंग तो मेरा प्रोफेशन है और उसके अंदर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, काम तो चलना ही है। शाबाश।
और दूसरी बात ये है कि आज का मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त है, इजी सा मेन्यू है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट गर्मियों के मुताबिक रखा है। बेसिकली आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव बना रहे हैं, साथ में हम चिकन मिन्स मैक्रोनीस बना रहे हैं जो हम स्नैक में यूज़ करेंगे, और साथ में हम वाटरमेलन मोहितो बना रहे हैं ताकि जो है अच्छा सा रहे, ज़रा ठंडक सा आपको फील हो, और आपकी जो, क्योंकि वाटरमेलन है तो आपकी बॉडी भी जो है हाइड्रेटेड रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर आज हम उसको वाटरमेलन मोहितो बनाते हैं जो कि उसके साथ होगा, मिंट के साथ। ठीक है, बस आप फिर रेसिपी थोड़ी देर में जी, हम शामिल करेंगे। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, हम खाने की बात कर रहे हैं। बेसिक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, और जब खुराक की बात हो तो बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हुकूमत के ऊपर, और उसको किस तरीके से हकदारों तक पहुँचाना ये भी ज़िम्मेदारी होती है। और फिर इस तरह के इदारे बनाए जाते हैं, इस तरह के महकमे बनाए जाते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरीके से, किस प्रॉपर चैनल के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू, फोकस के थ्रू ज़रूरतमंदों तक और हकदारों तक पहुंचाया जाए। ये बड़ा एक मुश्किल, चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब हम यूटिलिटी स्टोर की बात करते हैं तो यूटिलिटी स्टोर बजाते खुद जो है क्वालिटी की ज़मानत है, और हम कितने अरसे से देखते आ रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने अब जो इनिशिएटिव लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कि किस तरीके से वही बात आ गई कि हकदारों तक बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए चीज़ों को सब्सिडाइज़ कितना किया जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ों को सब्सिडाइज़ करके पहुंचाया जा रहा है, और इस काम में किस तरीके से ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि शफाफियत है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का कितना अहम किरदार है, उस बारे में जानने के लिए जी यूटिलिटी स्टोर के जी सीनियर जनरल मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनायतुल्लाह दौला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का मकसद बेसिकली है कि सस्ती और मेयारी अशिया ट्रू। आम कॉमन मैन जो है उसके डोर स्टेप पे उसको मुहैया करना। तो ये एक वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है, और आपको पता है जिस तरह के हालात में अभी हमारी इस तरह का अवाम उन्नास और कॉमन मैन थोड़ा फील कर रहे हैं चीज़ों को, कि महंगाई का भी दौर है, तो वफाकी गवर्नमेंट भी बिल्कुल पीछे नहीं है इस बिल्कुल मामले सही। में। उन्होंने भी एक बड़े मुस्बत इक़दाम लिए हैं, और जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा रमज़ान रिलीफ पैकेज ख़त्म हुआ है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारे मिनिस्टर जो हैं सैयद मुर्तज़ा महमूद साहब, और हमारे एमडी हैं सैयद ताहा अज़ीज़ मगरबी साहब, उनकी बड़ी दिन रात मेहनत और काविश है कि उन्होंने फील्ड में जाके ख़ुद विज़िट किया, क्वेटा भी, पेशावर, लाहौर, कराची, हर जगह पे ख़ुद गए, जाके देखा कि किस तरह वो ट्रांसपेरेंट मैनर में वो चीज़ें डिस्पर्स हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो उसको डिसकंटिन्यू करता। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस है ठीक है। कि रमज़ान रिलीफ पैकेज जब चांद रात लास्ट होती है तो ईद के बाद वो हमारा डिसकंटिन्यू हो ठीक जाता है। है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि वफाकी गवर्नमेंट ने उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। सही। और वो जो स्पेशल हमारी एक सब्सिडी की कैंपेन चल रही थी घी पे और चीनी और आटा पे, जी। उसको कंटिन्यू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको और नए तरीके से एक जो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दत मैं भी आगे लेके जाके आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट की फंडिंग से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है बिल्कुल ERP सही। का। सर, मैं क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे सवालात मैं जानना चाहूँगी। एक तो ये बताइएगा सबसे पहले, यूटिलिटी स्टोर्स पूरे मुल्क में कितनी तादाद में हैं सबसे पहले तो? जी, इस वक्त हमारे पास कोई 4000 के करीब हैं रेगुलर स्टोर, जिनको स्टैटिक स्टोर हम कहते ओके, हैं, ठीक है। और इसके साथ कुछ 600 के करीब फ्रेंचाइज स्टोर हैं। और फिर जहाँ बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें कोई बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है और वो है, तो उसके लिए हम इमरजेंसी में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। बिल्कुल सही। तो उनकी तादाद भी जो है वो भी तकरीबन कोई 1200 डेस्टिनेशन को कवर करते हैं। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो इसलिए अगर आप उसकी फिगर को करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6000 के करीब हम डेस्टिनेशंस को कवर कर रहे एक्सीलेंट। हैं। अच्छा सर, अब ये जो कॉमन मैन है, जो ज़रूरतमंद है, हमारे बहन भाई, हकदारों तक किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है ये सब्सिडाइज जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं, इसमें शफाफियत, अगेन वही बात आ गई, वो किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। जी, मैं आपकी वसातत से आज ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का जो सिस्टम है वो डिजिटल हो गया है। ठीक है। कंप्यूटराइजेशन कंप्लीट हो गई है, और ये पॉइंट ऑफ सेल जो है पॉज, ये इस वक्त 4000 स्टोर जो हमारे आउटलेट्स हैं वो पॉज पे लिंक हो गए। ओके। और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क है पॉज का। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी ERP डिप्लॉयमेंट हुई है, उसमें पॉज है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, HR है।
ये सब ऑनलाइन है और सब एक इंटरलिंक हो गया है, सिंक्रोनाइज हो गया है और हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, लाइव इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है। आपने सिस्टम में जिद्दत ले आए हैं, जिद्दत ले आए हैं जी। ये बहुत बड़ा एक फेडरल गवर्नमेंट का एक कारनामा है जो उन्होंने इसको फंडिंग की, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपना पुराना जो एक सिस्टम है, बोसीदा एक निज़ाम है, उससे निकल कर जो दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रही है तो जदीद उस तरीके से इस्तवार किया गया। यानी नए दौर के जो नए तकाजे हैं उन पर पूरा उतरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ। बिल्कुल सही। सब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, ऑब्वियसली जब हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं तो वो कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कॉमन मैन को और हकदारों तक पहुँच रही हैं? जिस तरह आपने तेल की बात की, घी की बात की, थोड़ा सा बताइएगा चीज़ें कौन कौन सी हैं? ये अभी रमज़ान रिलीफ पैकेज के बाद अभी जो इस वक्त हमारी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है उसमें घी जो है वो 260 रुपए का हम दे रहे हैं, जो कि मार्केट में 490 से 535 रुपए का बिक रहा है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है। इसके साथ शुगर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे इसका रेट 70 रुपये पर केजी किया, वो उस पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आटा जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज बल्कि रात को फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कुछ मज़ीद कम किया रेट जी। तो अभी जो हम एक पैकेज इस वक्त गरीबों के लिए नहीं, जनरल पैकेज कह लें, अभी तो आगे जाके कोई टारगेट सब्सिडी पे भी आएंगे, हम एहसास प्रोग्राम को भी साथ चला रहे हैं। तो अभी जो चल रहा है वो हमारी जनरल सब्सिडी चल रही है। उसमें अगर आप CNIC आपके पास है, आप स्टोर पे तशरीफ़ लाएं, आप अपना ID कार्ड का नंबर दें, वो हमारा जो पॉज पे बैठा है ऑपरेटर वो उसको एंटर करेगा। फर्स्ट टाइम आपका वो वेरिफिकेशन होगी नादरा से। ठीक है। नादरा की वेरिफिकेशन के बाद वो आपसे मांगेगा जी आप अपना सेल नंबर मुझे दें। वो जब सेल नंबर एंटर करेगा तो आपका जो भी सेलुलर कंपनी है वहाँ से वन टाइम पासवर्ड जो है OTP वो आपको आएगा। आप उसको बताएंगे, आपके फ़ोन पे आएगा। आपके फ़ोन पे आएगा। ये ट्रांसपेरेंसी की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो हक है वो आप ही ले सकें, कोई और उसको यूज़ न कर सके। अच्छा, वो वन टाइम पासवर्ड वो जब एंटर करेगा तो आपका CNIC नंबर और फ़ोन नंबर यूटिलिटी स्टोर का जो डाटाबेस है उसमें सेव हो जाएगा और आप बिल्कुल परमानेंट एक लॉयल कस्टमर यूटिलिटी स्टोर के बन जाएंगे। बिल्कुल सही। और उसमें उस वक्त आपको अगर जो 3 हमारी ये आइटम है, घी, आटा और चीनी, उसमें अगर आपको पूरी क्वांटिटी नहीं चाहिए, वैसे हमने अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि 5 किलो घी, 5 किलो चीनी और 40 किलो आटा। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप पूरा नहीं ले सकते तो आप उसमें जितना लेना चाहें ले लें और उसके बाद वो आपका जो बाकी रिमेनिंग होगा वो इंटैक्ट रहेगा। वो 1 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा जब भी विज़िट करेंगे तो आपको दोबारा शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम हमारे सिस्टम में सेव हो चुका है। सही। और आप अपना सिर्फ ID कार्ड का नंबर बताएंगे या फ़ोन नंबर बताएंगे तो आपको वो वन टाइम पासवर्ड फिर मिलेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए कि आप जेन्युइन वाकई वही कस्टमर है। तो बाकी रिमेनिंग जो आपका होगा वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही। सर, ये जिस तरह आपने बात की, अब ऑब्वियसली इसका मतलब कि इसी तरीके से जो आप जिद्दत लेके आए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है इस बार, अब अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलिटी स्टोर्स कर रहे हैं, सो सप्लाई एंड डिमांड को भी इसी तरह मैनेज किया जाएगा चीज़ों को कि ताकि जी बिल्कुल। जैसे देखें ना, हमारे पास मैंने बताया ना कि ये पॉज के साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस और HR सब इंटरलिंक हो गए ERP डिप्लॉयमेंट होने के बाद। अब वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों के लिए आसानी हो गई है कि वो पूरे दिन का रियल टाइम डाटा हर वक्त वॉच कर सकते हैं कि किस स्टोर के शेल्फ में कितनी क्वांटिटी चीनी की पड़ी है, कितनी क्वांटिटी पल्सेस की पड़ी है, घी कितना पड़ा है, ग्रॉस अपना डिटर्जेंट कितना पड़ा है, चाय कितनी पड़ी। सही। और उसको वो साथ साथ उसकी रिप्लेनिशमेंट, उसकी रीफिलिंग होती रहती है। तो ये आगे जाके इंशाल्लाह ये एक ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम सेट होने जा रहा है कि एक तो जो जेन्युइन कस्टमर है, जिसका हक है उसी को उसका हक मिलेगा, और दूसरा हमारे यहाँ जो गैप्स थे वो गैप्स कवर होंगे। बिल्कुल सही। वो लूप होल्स नहीं रहेंगे, वो कोई खला नहीं रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम इतना माशाल्लाह शफाफियत है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें बिल्कुल एक बैलेंस है। सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा, मैं समझती हूँ इदारा ही अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि जिसको हम हमेशा अपना समझते हैं और अपना समझना चाहते हैं और अपना समझते रहेंगे। सो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से कॉमन आदमी को और हकदारों के लिए एक सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है,
बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी पर, चीज़ों पर, मैं समझती हूँ बड़ा पॉजिटिव कदम है और बहुत सारे जहाँ पे पॉजिटिव इकदाम लिए जा रहे हैं। सर थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जी जी, थैंक यू, वेरी काइंड। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको कुछ यंगस्टर्स से मिलाएंगे और यंगस्टर्स ने क्या क्या बड़े बड़े कारनामे किए हैं वो ब्रेक के बाद जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, मैं बड़ा इंस्पायर होती हूँ यंग जनरेशन जब कुछ करना चाह रही होती है, बल्कि जब क्या, मैं लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, माजरत, जब क्या, बल्कि हमारी यंगस्टर्स जो हैं, हमारी जो यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है, कुछ करना चाहती है और करके दिखाती भी है। और सिर्फ ये होता है कि प्लेटफॉर्म्स की कमी होती है, लेकिन अब तो मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स की भी कमी नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इतना शऊर उजागर हुआ, इतनी अवेयरनेस आई है कि अब यंगस्टर्स जो हैं जो कुछ करना चाहते हैं, किसी किस्म का भी उनमें टैलेंट हो तो उनको वो प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट किया जाता है। सो जब यंगस्टर्स मेरे प्रोग्राम में आते हैं या कहीं तक किसी भी तरीके से जब उनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, तो वो जो जोश और जज्बा है, वो जो जुनून नज़र आता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का भी एक पुरअज़्म नज़र आते हैं, तो मेरे दिल से सिर्फ दुआएं निकलती हैं, यकीन जाने। इसी तरह जब हम नौजवान नस्ल की बात कर रहे हैं और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे सामने 3 ऐसे बहुत प्यारे से ख़ुद एतमादी से भरपूर, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से भरपूर वो तमाम बच्चे, यंगस्टर्स जिनको ISPR और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और PTV के ताउन से एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया कि जिन बच्चों को फिल्म मेकिंग का शौक़ रहा है और है जुनून की हद तक, उनको एक पाथ प्रोवाइड करने के लिए, एक फोकस के साथ एक पाथ लाइन बताने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया जिससे तमाम के तमाम पूरे पाकिस्तान से ये तमाम डिटेल्स अब ये बच्चे बताएंगे, यंगस्टर्स किस तरीके से जो है इन्होंने वो स्ट्रगल की, अप्लाई किया और करते 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 फिर हमारे पास 15 विनर्स आए और उन 15 में से 3 विनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और अब इनको जो है शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ये था और ये जो 3 बच्चे हैं ये बेसिकली बताएंगे कि अब किस तरीके से ये बाहर पढ़ने जा रहे हैं और इनको ये रिसोर्सेज और वसाइल फराहम किए जा रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। एक दफ़ा फिर बता दी चलूँ, ये NASFF नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ISPR के ताउन से और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और PTV के ताउन से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। मेरी जो पहली यंगस्टर हैं ये कैनेड कॉलेज से हैं, मेरी तो नहीं, मैं कहने लगी थी मेरी जूनियर हैं। लो जहन में मैं अपने आप को ना बिल्कुल ही बच्चा बना, मैं इनकी सीनियर हूँ और बहुत प्यारी सी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकीदत चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकीदत कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी नाम हूँ। ले लिया सही है ना? बिल्कुल ठीक है, लोग ज़्यादातर नहीं लेते लेकिन आपने बहुत सही ले लिया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। Thank अच्छा you, जी, thank सो you. शी इज़ वन ऑफ द विनर्स एज वेल, सो वीड लाइक टू वेलकम हर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और you जी very एक और ऐसे ही हम खुद एतमाद और पुरवकार शख्सियत, भाई विनर है, ऐसे मजाक तो नहीं हमने रखे हुए। अगेन वो आई कैन सी द स्पार्क इन हिज आईज एज वेल दैट ये कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए और इन्होंने भी फिल्म मेकिंग की और फिल्म बनाई। अभी थीम के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन। भाई आपने फिल्म बनाई, अपनी टीम बनाई, डायरेक्टर हैं, आवाज़ इतनी आहिस्ता, नहीं बस ऐसा है कि डर तो नहीं लग रहा? मैं मेकअप तो ठीक ही किया हुआ मैंने मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, आप करें बात। ये इसमें ज़रा ड्रॉनी बातें ज़्यादा थी, बट थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और जी अगेन एक और बहुत प्यारी सी यंगस्टर, शी इज सच अ स्वीट हार्ट एंड अ डार्लिंग और आई कैन अगेन सी द स्पार्क इन हर आइज। वो जोशो जज्बा भी है, जुनून भी है, बट इन अ पॉजिटिव वे। इन तमाम बच्चों को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि किस तरीके से इनको डायरेक्शन प्रोवाइड भी की गई, बट ये फोकस भी हैं। सो हमारे साथ मौजूद है सैयदा अलीन रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अलीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। NCA से हैं आप? जी जी। सो क्रिएटिविटी तो भाई NCA के जो हैं, और शाहजेब आप जो हैं BNU से हैं। Yes. और आप हैं कैनेड से। कैनेड। एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। अच्छा जी, मुझे बता भी दीजिएगा साथ साथ जब हमने फिर दिखाना, अकीदत का दिखा दें फिर जल्दी से ज़रा। अकीदत आपकी जो आपने शॉर्ट फिल्म बनाई उसकी थीम क्या थी? अच्छा, बेसिकली जो पठानी, इट्स कॉल्ड पठानी और ये एक कन्वर्सेशन है एक लड़की की जो कि एक बहुत ही कॉमन बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और शी इज़ जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द ऑडियंस और ये इट्स सिंपल बट इट्स वेरी इंटेलिजेंट फिल्म। तो आइए ख़वातीन Enjoy. हज़ार चल के देखते हैं, फिर वापस आते हैं।
जी ख़वातीन और हज़रात, ये हमने इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे जी देखा कि अकीदत ने जो ये शॉर्ट फिल्म बनाई उसकी थीम के बारे में बात हमने की। और अब ज़रा शाहजेब से भी जानते हैं। शाहजेब, आपकी फिल्म जो शॉर्ट फिल्म थी उसकी थीम क्या थी? बेसिकली जो मेरी शॉर्ट फिल्म की थीम थी वो इंडस आइडेंटिटी थी, Okay. इंडस सिविलाइजेशंस पर। तो बेसिकली जो सोचा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदू सिविलाइजेशंस के ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बिल्कुल ही एक मिथ है। जब मैंने इसको रिसर्च किया और जो प्रेमिसेस हमें दिया गया था उसको जब मैंने रिसर्च किया तो ये बेसिकली उस चीज़ को डिनाई करता है। ठीक है, और ये थीम थोड़ी सी आपने बता दी, पहले हम ज़रा देख लें फिर मैं डिटेल में आके ज़रा सवालात करती हूँ। जी आइए देखते हैं शाहजेब ने जो फिल्म बनाई। ख़वातीन और हज़रात, हमने देखी शाहजेब ने जो शॉर्ट फिल्म बनाई। अच्छा जी, उसके बाद सैयदा अलीन रिजवी। अलीन, बताइएगा कि शॉर्ट फिल्म की थीम क्या थी? मेरी थीम थी कलर्स ऑफ पाकिस्तान और ये मैंने एक फोटोग्राफर के ऊपर बनाई है, जैदी स्टूडियोज़, जिनके बारे में लोगों को कुछ ख़ास उनको पता नहीं है कि ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं वहाँ Okay. पर, तो मैंने ये उनका शोकेस किया है। चलें जी, फिर आके देखते हैं, पहले चल के देखते हैं फिर वापस आते हैं जी। एक्सीलेंट जी, वेल डन, ब्रावो। लग नहीं रहा भाई कि आप लोग पहली बार आप लोगों ने ये बनाई है फिल्म इंडिविजुअली। दैट्स अमेजिंग। ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर मैं बताती चलूँ भाई, मेरी इस्लाह कर दीजिएगा जहाँ पे अगर मैं नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के ये 3 विनर्स हमारे सामने मौजूद हैं। ISPR ने इसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड यंगस्टर्स को किया, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग के ताउन और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ताउन से, और 15 विनर्स थे जी। जी और कितने बच्चों ने अप्लाई किया इन ऑल? बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था। आई गेस 700 इंस्टीट्यूट्स थे Wow. और इट वाज ऑल ओवर पाकिस्तान, तो ये Excellent. वाज ओपन फॉर ऑल। हाउ डज इट फील टू बी अ विनर? अनरियल। सोचे इतनी सारी एंट्रीज में से इफ यू आर गेटिंग समथिंग तो अनरियल से फील होता है। लेकिन शाहजेब, मुझे बताओ कितनी मेहनत, ये कितने मिनट्स की है इंडिविजुअली? आप लोगों की कोई डेडलाइन दी होगी या कहा होगा कि जी इतने मिनट्स की होनी चाहिए शॉर्ट फिल्म? बेसिकली 12 मिनट्स का जो था मैक्सिमम हमारे पास टाइमलाइन थी कि हमने इसमें अपना जो टॉपिक है उसको कवर करना है। ठीक है। और इसके पीछे जो स्ट्रगल थी, जब ये फेस्टिवल आया था तो 2 महीने की जो थी इसमें प्री प्लानिंग थी ठीक है। कि किस तरह से शूट करनी है। जिस तरह मेरा थीम बहुत ही आउट ऑफ स्टेशन थी, मैं पंजाब से हूँ और मुझे सिंध में जाना है और उसे शूट करना है, ना मैंने कभी लोकेशन देखी और उस लोकेशन को किस तरह से शूट करना है। तो सिर्फ मेरे जो भी था मेरे पास डिजिटल तौर पे था, उस पर रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स पढ़ी। तो मैंने 2 महीने की उसकी प्री प्लानिंग की और फिर इसको 10 दिन में जाकर शूट किया। एक्सीलेंट। अच्छा अलीन, ऑब्वियसली आप लोगों ने अपनी मर्जी से तो नहीं, आपको ऑप्शंस दी होंगी। कितनी ऑप्शंस थी कि भाई इन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस थीम पे काम करना है? 6 थीम्स थी। ठीक है। और उनमें से जो सबसे वाइब्रेंट मुझे लग रही थी वो कलर्स ऑफ पाकिस्तान Excellent, थी। excellent. तो मैंने उसी के मुताबिक अपनी फिल्म बनाई थी। ठीक है। कलर्स ऑफ पाकिस्तान का मतलब कि आप किस तरीके से पाकिस्तान को देखती हैं, राइट? बिल्कुल। ओके, सो इसमें, और ये आपने बताया दौरानिया कितना करना था आपने? 12 मिनट्स मैक्सिमम था और इसको बनाने में मुझे तो साल से ऊपर लगे क्योंकि कोविड आया हुआ था और मैंने Really? इंटरव्यू फर्स्ट ईयर से करके संभाल के रखा हुआ था और फिर मैंने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे आप तीनों ब्रेक पे, अभी हम डिस्कशन, मैंने सारी इंटरव्यू पहले ही कर लिया ब्रेक में भी, मुझे बताओ आप लोग टीम लीडर्स तो हो, इंडिविजुअली अप्लाई किया लेकिन टीम की ज़रूरत तो पड़ी। आपकी टीम में कितने थे अकीदत मेंबर्स? अच्छा, मेरी टीम में बहुत एक स्पेशल पर्सन है, थी, अभी भी है, इबादत चिश्ती। शी इज़ माई सिस्टर। ओके। तो बेसिकली आई एम अ ट्विन। ठीक है। और ये हम दोनों का आइडिया था और मैं अपनी सिस्टर के साथ और अपनी मामा के साथ चली गई थी एक गांव में। ठीक है। वहाँ पर वी कट ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स। हमने प्री प्रोडक्शन कंप्लीट किया, हमने स्क्रिप्ट राइटिंग की, एवरीथिंग अम्मी की मदद से? मामा के साथ। Very good. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक फिल्म क्रिएट कर रहे होते हैं तो यू हैव टू डाइव इनटू द कम्युनिटी। तो मेरी मामा भी इसी गांव से हैं, तो वी जस्ट वांटेड टू मेक इट मोर पावरफुल। तो हम लोग वहाँ पर गए गांव पर और हमने रिसर्च वर्क किया और वहाँ पर शूट किया विद आवर कैमराज। 2 कैमराज हम रोल करे थे, मी एंड माई सिस्टर। ठीक है, मुझे सादा जबान में बताओ, मुझे तो भैया टेक्निकल जबानी, कौन से वाले कैमरा थे? टेक्निकल थे? कैनन 60D। ओके, अगर आपको समझ आ गई। ठीक, मुझे नहीं आई समझ, मुझे बताओ जरा, एक्सप्लेन कर। ठीक है, जिसे DSLR कैमराज होते ओके, हैं, ठीक है, तो हमने उसके साथ शूट किया। ठीक है, बिल्कुल सही। और It उसमें went फिर बीच में एडिटिंग करना, सारा कुछ करना। जी, वो आफ्टर जब हमने शूट कर लिया फिर हम वापस आए अपनी जगह। फिर ऑब्वियसली हमने मज़ीद रिसर्च वर्क किया कि किस तरह इस कॉन्वर्सेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि हम ऑडियंस तक पहुंचा सकें। एक्सीलेंट, बिल्कुल तो सही। फिर उसके बाद हमने एडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया और फिर हमने सबमिट करा दी एंड दैट्स इट। शाहज़ेब, व्हाट अबाउट यू? आपकी टीम में कितने लोग थे और किस तरीके से एडिटिंग भी की? डायरेक्टर भी आप, एडिटिंग भी आप, निकालना है तो खुद ही हैं आप टीम में हेड,
कभी ऐसा हुआ कि भाई नहीं मुश्किल है ज़रा काम? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं इसकी प्लानिंग कर रहा था तो बहुत से बीच में इम्तिहानात आते हैं जब आप कुछ भी बड़ा अचीव करने लगते हैं। ठीक है। तो आपको सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है कहीं पर। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे दोस्त थे मेरे साथ, 2 मेरे क्लासमेट्स थे और एक मेरा जूनियर था। तो हम लोगों ने इसको शूट किया। जब हमने इसको शूट कर लिया और वापस आए, तो जब एडिटिंग प्रोसेस आया तो बेसिकली मेरी जो कमांड है वो प्री प्लानिंग पर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मैंने इतना स्ट्रॉन्ग प्री वर्क किया है तो मुझे पता था कि मैंने एडिटिंग पर बैठकर क्या निकालना है, तो मैंने उसी से रिलेटेड शूट किया था। ओके। तो फिर मैंने 10 दिन आई थिंक इस पर लगाए, सुबह शाम। मुझे अपना होश नहीं था। आई थिंक 24 घंटे में 2 घंटे की नींद थी और 22 घंटे कंप्यूटर पे था मैं। तो ये आपके इतने मुश्किल शॉट्स हमने देखे आप तीनों के थीम के हिसाब से, लेकिन आपकी बात करें, आपकी थीम भी मुनफरिद। तो ये शॉट्स की जो इंस्पिरेशन है, इसको किस तरीके से कंसीव किया गया, प्री प्लानिंग कितनी थी, थॉट प्रोसेस क्या था? बेसिकली इसको कंसीव करने के लिए मेरे एक टीचर थे, दानियाल रशीद। आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट। उन्होंने मुझे एक पाथ दिया, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री से इंस्पिरेशन ली, फिर मैंने कुछ दोस्तों के साथ डिस्कशंस की। उन्होंने मुझे कुछ बताया कि आप स्टैटिकल शॉट्स किस तरह से ले सकते हो, किस तरह से मेटाफोरिकल शॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, थोड़ा सा पोइटिक वे में जाकर कुछ कमर्शियल शूट कर लो उसे। तो प्री प्लान किया गया। जिस तरह एक स्टार्ट का शॉट है, गायें आती है, तो हम लास्ट डे था, तो मैं वापस जा रहा था, मैं बड़ा उदास था क्योंकि एक ये टेक्निकल शॉट था जो हमें निकालना था। तो मैं अब उस टाइम पर नहीं था, तो मेरी टीम इतनी अच्छी थी कि उन्हें पता था कि डायरेक्टर क्या चाहता है। तो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने इस शॉट को निकाला और आई थिंक सबसे प्यारा शॉट यही था मेरे लिए कि जो स्टार्टअप शॉट मुझे मिला एक फिल्म का। और एंडिंग शॉट भी इसी तरह से है कि काउस चलती हुई जा रही हैं, काउस इन होती है इसमें। तो बेसिकली वही बात है फिर प्री प्लानिंग। दैट्स अमेजिंग, एक्सेलेंट। एंड फोकस एज वेल, ऑब्वियसली अलीन, फोकस भी आपकी भी बात करें तो आपके बहुत अच्छे भी, मुझे बार बार कहा जा रहा है और मैं तो खुद कह रही हूँ, आपके भी शॉट्स बड़े प्री प्लान्ड और ऐसे ही नहीं था कभी एवी वाला एक होता है ना बंदा। ऑब्वियसली आप लोगों का तो फर्स्ट टाइम, अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, प्रेशर्स भी होते हैं। तो आपने किस तरीके से, और आपकी टीम में कितने मेंबर्स थे? मेरी टीम में मेरे 2-3 दोस्त थे और मैं ये पूरी फिल्म मेरे दोस्तों की वजह से ही बनी है, क्योंकि ना मेरे पास कैमरा था ना मेरे पास कंप्यूटर था। Really? मेरा कंप्यूटर ख़राब हुआ था और कैमरा खुद ऑपरेट करने में मैं कोई ख़ास अच्छी नहीं हूँ, तो मेरी बहन हो बस। तो मुझे अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं। कोविड की फर्स्ट वेव में जाके हमने शूट किया था पूरी, वो डबल मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, सब कुछ। कैमरा भी ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी निकाल ली। बहुत खूबसूरत शॉट्स उन्होंने निकाले थे। सबसे ज़्यादा मसला मेरा ख्याल है मुझे इस पे आया था एडिटिंग वाले फेज़ में, क्योंकि मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया था और वो प्रोजेक्ट डिलीट हो गया था, रिडंडेंट हो गया था बिल्कुल, और मुझे आधी से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री बना के फिर से स्क्रैच से शुरू करनी पड़ी थी, और वो भी कंप्यूटर मैंने उधार पे लिया हुआ था। ओहो। लेकिन ये है कि ऑन अ, चलें ये तो लाइटर नोट, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर बात की जाए तो यू लर्न एंड यू बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर इंसान हो जाता है। कॉन्फिडेंस, आई एम प्रीटी मैच्योर, ये मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं कि क्या चेंज आपको फील होता है। आप कॉन्फिडेंस एकदम से आप में आ गया होगा और एक और तरीके से अब आप ज़िंदगी और ज़िंदगी में होने वाली हर एक चीज़ को देखते होंगे, राइट? अच्छा जी, मुझे आप तीनों ने बताना है, इकट्ठे नहीं, बारी बारी, टर्न बाय टर्न। सबसे पहले अकीदत आप बताएं कि आप जो ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं, सो आगे व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? बेसिकली हम लोग न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ हम लोग स्क्रीन राइटिंग लर्न करेंगे। मैं पर्सनली फिल्म मेकिंग लर्न करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह ताला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डायरेक्शन। ऑल्सो अंदर स्क्रीन राइटिंग का भी कोर्स है। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट गुड फिल्म्स। एक्सेलेंट। मुझे कास्ट करोगी कि नहीं पहले बताओ? कर लूँगी। अरे अल्लाह, अभी इतना पहले वक्त है। ऑडिशंस होंगे। ओए अल्लाह, ये लो जी। और अभी मैं Strict छोटी auditions. बहन। हैं? वेरी स्ट्रिक्ट ऑडिशंस। लो जी, अल्लाह हंस भी रही है ये। आई एम जस्ट किडिंग, मनी ऑडिशंस होते हैं। पास हो जाऊंगी मैं, मुझे डर लग रहा है। कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। चुप, डायरेक्ट ही वो बातें प्रोफेशनल है, क्लैप होनी चाहिए भी, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। अच्छा जी, आप बताइए व्हाट आर द प्लान्स? मेरा तो प्लान यही है कि क्योंकि अभी मैंने 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट की है साथ फिल्म एंड टीवी में ही, तो मेरा प्लान है कि मैं मज़ीद एक्सपोजर गेन कर सकूं अपना वहाँ पर रहते हुए। न्यू आइडियाज़ को किस तरह से एक्सचेंज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर मैं डिफरेंट दुनिया से वहाँ पर बच्चे पढ़ने आएंगे, हम भी यहाँ से जा रहे हैं, तो डिफरेंट आइडियाज़ को, हमारे आइडियाज़ को मिक्स करके एक न्यू आइडिया किस तरह से जनरेट किया जा सकता है, किस खूबसूरती से बयान किया जा सकता है। तो बेसिकली मेरे लिए सबसे बेहतरीन जो है यही है कि मैं एक्सपोजर गेट कर सकूँ वहाँ पर जाकर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी बताइए अलीन। मैं जो सबसे ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ ना, वो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। ओके। क्योंकि मैंने भी, जैसे शाहजेब ने अभी 4 साल की डिग्री की है, मेरा भी अभी फाइनल ईयर ही इधर चल रहा है, तो
इसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ पर फर्दर टेक्नोलॉजीज़ भी थोड़ी एडवांस हैं, वहाँ पर टीचर्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक उनके एक्सपीरियंस से जो मैं सीखूंगी वो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, स्पेशली पोस्ट प्रोडक्शन में। Excellent. You all the very best to all three of you, बल्कि all the winners and all those youngsters who want to and who are creating, trying to create a positive change in the society. हम उन तमाम youngsters को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड तमाम के तमाम करते हुए और साथ साथ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हुए कि जी पाकिस्तान का आप नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच जी, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. एंड खवातीनो हजरात, इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे कुछ और नए मोअज़्ज़िज़ मेहमान और उनसे कुछ बातचीत, लेकिन ब्रेक के बाद। जी खवातीन हज़रात, खुश आमदीद वंस अगेन, वेलकम बैक। और हम आपको वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। अभी मुझे शाजिया का भी मैसेज आया, प्रोग्राम को पसंद करिए, शाजिया जीती रहें। थैंक यू। रेगुलर व्यूअर हैं नईम खान हैं, सलाम टू ऑल द गेस्ट, वालेकुम अस्सलाम। जन्नत अली हैं जी, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं। शोएब हैं, ब्यूटीफुल गेस्ट, थैंक यू सो मच। एमन खान, नाइस शो। और दिया राजपूत हैं, सुंदर सापी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रूहे समथिंग, सॉरी ये मैं ज़रा ना तलफ़ुज़ पहले पता कर लूँ क्या है, मैं गलत ना बोल दूँ नाम। अली हैं, प्रोग्राम में पूरी टीम को सलाम पेश करें, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया ऐसे जाने माने नाम जो स्क्रीन की जीनत बनते हैं, तो बहुत सारे सवालात आते हैं और सवालात की बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये खुद जो है जवाबात देते हैं। और महमूद भट्टी साहब इज़ एन इंटरनेशनल फेस ऑफ पाकिस्तान, और ये एम्बेसडर, जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट इंटरनेशनली कर रहे होते तो फिर आप एक एम्बेसडर ही होते हैं अपने मुल्क के। और महमूद भट्टी साहब अगेन बात करें तो फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, और जिस तरह अभी प्रोग्राम में ब्रेक से पहले यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, भट्टी साहब भी बहुत सा ऐसा काम कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए और तमाम लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। तो भाई हम महमूद भट्टी साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भट्टी साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, आपने बुलाया थैंक दोबारा। यू, आपको अपनी ताज़ा शादी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपसे मुलाकात हो नहीं सकी थी, आपकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी और भाभी को बहुत सलाम आपने देना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके एंड ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन, सो इनसे हम ये मजाक कर सकते हैं, इसलिए मैं पहले कर सकते हैं ना? नहीं, होना चाहिए, होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसके अलावा जी मेरी अगली मेहमान तो नहीं ना, अब संगीता जी की बात करें तो स्टार मेकर, खुद एक स्टार, और बड़ी कम उम्र में जो है डायरेक्शन स्टार्ट करती है, और करते 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 भाई जब ये लीड हीरोइन के रूप में हम इनको कैरेक्टर्स में देखते थे तो भाई संगीता आपा जैसा तो कोई ना था और ना कोई है। और डांस की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, सुपर हिट फिल्में दी। तो हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन संगीता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं इसी तरह आप रहें, हंसती मुस्कुराती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके अलावा जी बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है एंड बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और इनसे आप जो भी रिक्वेस्ट करें, नूरा लाल की अगर हम बात करें तो रिक्वेस्ट हमेशा पूरी करती हैं, साथ ही साथ जो है हंसते मुस्कुराते हुए, और वेट भी लूज़ किया हुआ है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जल्दी से जी हम इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने का। अच्छा जी, पहले ये बताइएगा, वो अनम काफ़ी देर से हमारी जो शेफ़ हैं, आपका कैसा लगा पहले? भाई मैंने चखा है, क्या मजे का है। उफ, रियली? बिल्कुल। चावल अच्छे हैं? बहुत अच्छे। गले हुए हैं सही तरह? सही, फर्स्ट क्लास। कच्चे तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताएं। बहुत मजे के। भट्टी साहब आप? बहुत ज़बरदस्त। मैं ज़्यादा चीज़ें खाता नहीं, लेकिन हमेशा इनकी चीज़ें मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये है कि आप तो चूंकि बाहर होते हैं, फ्रांस में होते हैं, तो फिर बाहर के ममालिक में अपने खाने की सबसे ज़्यादा याद आती है। अनम, वेल डन। ड्रिंक क्या सर्व किए पहले ये बताएं जल्दी से। जी, आज हमने वाटरमेलन मोहितो बनाया था, और सिंपल वाटरमेलन था, उसमें मैंने थोड़ा सा मिंट ऐड किया था, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा लेमन जूस, और थोड़ा सा जो पानी डाल के मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था। कोई भी वाइट सोडा या क्लब सोडा आप डाल सकते हैं उसके अंदर, और फिर मैंने डायरेक्टली ड्रिंक को सर्व कर दिया था। थोड़े से मैंने बीच में वाटरमेलन चंक्स डाले थे और ऊपर से उसको मिंट के साथ गार्निश कर दिया था। एक्सीलेंट, वेल डन जी। और बाकी अभी चावलों की रेसिपी भी आपसे मैं पूछती हूँ, प्रेजेंटेशन तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, भट्टी साहब, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी हमने बल्कि बात भी ब्रेक में कर रहे थे, आपने यंगस्टर्स को भी देखा, बड़ा पोटेंशियल है हमारी नौजवान नस्ल में। ये फ्यूचर जो है ना आने वाला, ये है हमारे पास। क्योंकि मैं तो अब आपको पता ना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ लेक्चर देने के लिए,
जब लैम्प्स में मैं गया, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आगा खां, अब मैं जा रहा हूँ डिपोल यूनिवर्सिटी शिकागो की, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की। ठीक है। कोई ये हमारे फ्यूचर जो है ना बच्चे, इनको हमें लेक्चर देना चाहिए, क्योंकि ये अब हमारी कौम को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल सही। और कितना स्पार्क आप देखते हैं वक्त के साथ साथ, प्लेटफॉर्म्स इतने अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर्स को ज़्यादा प्रोवाइड हो रहे हैं, वो जो स्ट्रगल प्रोसेस जिससे आपको गुजरना पड़ा, जो कि अच्छी बात है। मुझे लगता है हर चीज़ अगर बनी बनाई आपको मिल जाए तो चीज़ों की कदर नहीं रहती। नहीं, वो पता है क्या, वो प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना ज़िंदगी की ना, मैं आज भी कुछ मीटिंग कर रहा था अपने ऑफिस में, तो उनको मैं कह रहा था, वो बड़े लॉयर ये इम्पोर्टेंट लोग बैठे हुए थे, मैं क्या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना मैंने प्रैक्टिकल की हुई है ना, वो मुझे काफ़ी स्टडी आपसे ज़्यादा मैंने की हुई है। बिल्कुल सही। क्योंकि पूरी दुनिया में फिर के ना आदमी को हर कल्चर का पता चलता है, चीज़ों का पता चलता है, और आदमी फिर जब ट्रैवलिंग करता है ना तो फिर पता चलता है यार हम्बल रहना चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह मियाँ कहता है सब चीज़ों पे आप हम्बल रहें। ये सब ये शो है, आनी जानी चीज़ें। बिल्कुल बड़ी बड़ी प्यारी बात कही संगीता जी। अगेन यंगस्टर्स, आपने एक तो कम उम्र में सही मानों में आगाज़ किया करियर का, वो तो हो गया, लेकिन फिर बड़ी, और ये मैंने अक्सर आपसे सवाल पूछा, लेकिन फिर जिस तरह भी यंगस्टर्स बच्चे आए हुए थे, ये शॉर्ट फिल्म मेकिंग आप ही की फील्ड से भाई ताल्लुक, ऑब्वियसली करते करते यही बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह बनेंगे, लेकिन आपने भी कम उम्र में जो है डायरेक्शन स्टार्ट कर दी और आप स्टार्स बनाने वालों में से हैं, तो कितना जोश और जज्बा देखती हैं, कितना देखती हैं पॉजिटिव एनर्जी यंगस्टर्स में? बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को तो ये था कि सिवाय उस काम के और कोई दुनिया में याद ही नहीं रहता था। मतलब उस वक्त तो फ़ोन वगैरह थे ही नहीं, सही बात। तो सारा तवज्जो जो होती थी हमारी उसी काम की तरफ होती थी। मैं डायरेक्शन दे रही होती थी, कोई मुझसे बात कर रहा है, मैं तो वही सोच रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही वो क्या, लिप्स हिल रहे हैं बस। मतलब इतना हम लोग गुम हो जाते थे। तो मैं यही चाहूँगी कि जो जनरेशन आज की है वो पूरी तवज्जो वहीं रखें, तो बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा, जिस दौर में, जिस गोल्डन एरा में आपने स्टार्ट किया, जिस तरह सोशल मीडिया भी नहीं था, नहीं, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं था। स्टार्स बनना आसान था या मुश्किल था, या अब आपको लगता है, देखें जिस तरह प्लेटफॉर्म ज़्यादा हैं, मौके तो फराहम हो रहे हैं, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा टफ नहीं हो जाता? अब तो देखें ना कितना उनको मौका मिल रहा है। हम लोगों ने तो बड़ा टफ टाइम गुजारा है, और इतना कुछ डायरेक्टर हमें इतना डांटते थे। पहली डांट याद है आपको? हाँ, बहुत। पहली डांट मुझे याद है, ये मन फिल्म थी मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी। ठीक है। तो मुझे तो डांस बिल्कुल नहीं आता था। अब वो हीरो कौन थे पहले ये तो बताएं ना। जमील हीरो थे उसमें। अच्छा, ओके, ठीक है। ये अमन, तो अब वो मुझे कहे लोई लोई हता लोई लोई मुझे तो ऐसे भी नहीं आया, तो फुट्टा था इतना बड़ा, मुझे मार रही थी और मैं एक साइड पे बैठ के रोना शुरू हो गई। सारा दिन बड़ी मुश्किलों से, फिर आज तक याद रह गया लोई लोई लोई। अच्छा, अभी भी इसमें है, बिल्कुल वो भी याद है आपको? बिल्कुल याद है, इतना मारा था तो कोई आज तक याद नहीं रहा। अच्छा, और वो फिर, लेकिन अगेन संगीता जी, वो जो डांट होती है वो डांट नहीं होती, वो सिखाने का एक मरहला। तो यही समझते हैं ना, हमारे उस्ताद है, हमारे माँ बाप की जगह है ये था। बिल्कुल। अब लेकिन आज की जनरेशन को उस दौर में तो कदर ही बहुत थी, बहुत सब कुछ नजर आ रहा है। सही बात। मतलब लड़कियां शादियों में मैं देखती हूँ, कमाल, मैंने कहा डांस कर रही हैं, उनको कोई नहीं सिखा, वो टीवी पे देख के ही सारा कुछ आ गया। सारा कुछ आ गया, बिल्कुल सही। लेकिन नूरा, आपकी अगर हम बात करें तो आप तो ट्रेनिंग करती हैं माशाल्लाह, और साथ साथ बड़ा सीरियस, कोई भी दुनिया में काम हो उसको आपको सीरियस लेना चाहिए। आप जब तक फोकस नहीं होंगे, डिटर्मिन्ड नहीं होंगे, भट्टी साहब की अगर हम बात करें तो सर सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंचते हैं, चाहे आंधी हो तूफान हो। 6 बजे। लो जी, 6 बजे अभी तक। अभी भी ख़वातीनो साहब, जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, अगर एक फहरिस्त इंटरनेशनली भी निकालें तो वक्त की वो कदर करने वालों में से हैं। जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त भी उनका साथ देता है और वक्त भी उन्हीं का ही कदर करता है। इसलिए अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपने वक्त की कदर ख़ास तौर पे करनी है। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है, लेकिन अब नूरा, अब प्रॉब्लम ये है कि रिक्वेस्ट बहुत सारी हैं। भट्टी साहब, आपको भी मौसीकी का शौक़ है? मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाह रहा हूँ, ये मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ना, हाँ। मैं बचपन में ना, हाँ। हम रहते थे बस्तामी रोड पे। ठीक है। वो अकाफ के घर पे, छोटा सा घर। ठीक है। तो वो आगे करके सुल्तान राई, अकमल, पता नहीं ये सारे, रंगीला साहब, और हाँ। रंगीला साहब बिल्कुल रहते थे उधर। तो हमने स्टूडियो जाना, जाके छोटे छोटे बच्चे होते थे इनको देखने के लिए। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इनके साथ बैठा हूँ।
वो छुप छुप के देखना, देखा उसमें ना। मजा ही कुछ और लेकिन आप होता था। इतने बच्चे तो नहीं होंगे संगीता नहीं जी मैं की बहुत मैं बिल्कुल छोटा ही था उस ज़माने में। बड़ी। ये भी छोटी थी। अब मैं पिछले दिनों में मुझे बड़ा शौक था ये मूवी स्टूडियो लेने का ना, तो वो शहजाद गुल ने मुझे बुलाया। उसने कहा यार ये एवेन्यू स्टूडियो मैं भेजना चाह रहा हूँ। मैं मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे शौक है इन चीज़ों का, लेकिन उनका कुछ मसला सा सामने है ना, सही। तो मैं क्या वो मसलों में मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहता। हाँ, लेकिन ये है कि शौक है आपको और आपका आज जो है ये हो गया शौक पूरा। बिल्कुल, अच्छा जी संगीता जी, फिर आपकी इजाजत से नूरा से फरमाइश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी नूरा, पहले क्या पेश कर रही हैं? है, मैडम मिलता नूर तरह जहां ने नहीं ओरिजिनली जिसको पेश किया उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को। बिल्कुल सही, यही सुनाना। कभी कहा ना किसी से मेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा ना किसी से मेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा। अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा। जो हुक्म हो तो यही छोड़ दूँ फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई। कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई। चले हो चांदनी शब में उन्हें मिलाने को,
जी वेलकम बैक वंस अगेन खवातीनों रात और किचन के सेगमेंट में एग्जीक्यूटिव शेफ अनम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी मैम बताइएगा, ये तो ड्रिंक तो बहुत चिल्ड है, ये देखिए प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। अब ये मैकरोनी क्या बना हुआ है ये बताएं जी पहले। हमने आज बनाया था चिकन एंड मशरूम पास्ता बनाया था। तो सिंपल मैंने अल्बो मैक्रोनीज ली थी, उनको बॉईल कर लिया। उसके बाद चिकन का कीमा लिया है तकरीबन ½ kg के करीब, उससे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर मैंने पहले सौते कर लिया। साथ में मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा जिंजर पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है और उसके बाद अच्छी तरीके से मैंने उसको कुक कर लिया। जब वो चिकन का कीमा बिल्कुल कुक हो गया तो मैंने उसके अंदर थोड़ी सी चिली सॉस ऐड की। उसके साथ ही मैंने उसके अंदर स्लाइस किए हुए मशरूम्स डाल दिए। मशरूम्स डाल के उसके 1 से 2 मिनट जो है स्टर किया है। उसके बाद जो बॉइल्ड मैक्रोनीज थी वो डाली हैं, 2 से 3 मिनट उसको स्टर किया है और उसको सर्व कर दिया। एक्सीलेंट। और राइस जिनकी तारीफ जी सब हमारे मेहमानों ने की, उसके बारे में बताइएगा चावलों जी के। बिल्कुल, यखनी पुलाव के लिए चिकन का गोश्त लिया है तकरीबन 1 kg के करीब। 2 से 3 प्याज लिए हैं, उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। जब वो ब्राउन हो गए तो उसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर लिया, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, साथ में मैंने चिकन डालकर उसको अच्छी तरीके से जो है फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर ऐड किए, हरी मिर्चें ऐड की और फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। यखनी उसके अंदर जो मैंने चिकन की स्टॉक अलग से बनाई थी वो डाली और राइस डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया उसके बाद मैंने उसको तकरीबन 8 से 10 मिनट का दम लगा दिया। एक्सीलेंट जी, वेल डन जी। हमारी इतनी अच्छी हैं शेफ और तमाम शेफ जो हमारे आते हैं जी, इतने क्विक एक्सपर्ट्स हैं कि इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बना देते हैं। अच्छा जी, ऑलराइट जी, सो संगीता जी ने तो पास कर दिया भाई डिश, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। और भट्टी साहब आपने भी पास कर मैंने दिया? भी पास कर दिया, नंबर भी दे दिए। कितने दिए नंबर? 10 हैं? आप वैसे सबको ही दे देते हैं 10 और 10। नहीं सबको नहीं देता, इनको हाथ दे देते। और नूरा की बड़ी खूबसूरत भाई आवाज में परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, एररलेस मुझे कहा जा रहा है। हमारे एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ये नसीबी है। हाँ, नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह आप ये हमारे आगे पूरी दुनिया बैठी हुई है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। नहीं थैंक यू। आपने पास कर दिया बस, समझे? नहीं आपको तो भैया आपके फैन संगीता जी भी, इनके बहुत सारे गाने जो मैंने रीमिक्स भी किए, जिसमें राता आ गया चांदनी सुपर डुपर हिट हुआ माशाल्लाह। संगीता जी पे पिक्चराइज है। कस्ताई और अंतरा भी हम सुनेंगे और एक फिल्मी गाना है वो भी बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। वैसे तो बेशुमार गाने संगीता जी की, मैं खुद भी बड़ी फ़ैन हूँ और इनके गाने इतने ही सुपर हिट है। अच्छा संगीता जी, ये वैसे सही नूरा कह रही है, हर एक गाना, फिल्म्स तो हिट, लेकिन हर एक गाना बड़ा सुपर डुपर हिट हमेशा से रहा। मेरे ख्याल में आप खुशकिस्मत भी रही, कुछ निजाम ऐसा अच्छे गाने। मलका तरन्नुम नूर जहान की आवाज़ जो थी मुझ पे बहुत सूट करती थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसी। संगीता जी पेयरिंग ज़्यादा किन एक्टर्स के साथ ज़्यादा रही? पेयर मेरा पेयर आपका शाहिद के साथ था। शाहिद साहब के साथ, और वो ज़्यादा सुपर हिट वही रहता था। हाँ वही रहता था। अच्छा बिल्कुल सही। शाहिद साहब की पर्सनालिटी के बारे में बताइए, उनके साथ काम करना कैसा लगा? बहुत अच्छा, लेकिन बहुत शरारती थे ये। मैं ये सुबह 4 बजे का टाइम देते थे, ठीक है, शूटिंग का, सख्त सर्दियाँ, ठीक है, और नहर पे मैं रजाई ओढ़ के गाड़ी में बैठी जा रही होती थी, फिर लड़ाई भी होती थी बड़ी। अच्छा सही, लेकिन आप वक्त की करती थी पाबंद। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक हम जितना भी सीनियर्स हैं उनसे आते हैं सुनते हैं, एक टाइम पे जाहिर बात है फिल्म्स बेशुमार बन रही होती थी। संगीता जी आप एक टाइम पे कितनी, फिर एक शूट पे जाना, उधर से फिर फलां शूट पे चले जाना? कभी कभी 3 शूटिंग होती थी, सुबह 7 से 11 बजे तक, फिर 11 से 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद रात के 2 बजे तक। कितनी स्ट्रगल की। और इतने काम जब था ना तो मैं कई दफ़ा ऑफिस में ही सो जाती थी, बिस्तर बनाया हुआ था मेरा अपना ऑफिस था, तो वहीं सो जाती थी कि अब कौन इतनी दूर जाएगा और आएगा जाएगा। बिल्कुल सही। तो फिर घर वालों से तो बहुत अरसे से बाद मुलाकात होती होगी? नहीं, घर वाले साथ ही होते थे। साथ ही होते थे। शादी से पहले वो साथ ही थे, अम्मी अब्बू दोनों साथ। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि आप मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, कौन से कितनी दफा स्टूडियोज के चक्कर लगाए, कौन से सीन्स आपने देखे, थोड़ा सा बताइएगा। ये मैं फर्स्ट टाइम आपको टीवी पे बता रहा हूँ और ये अखबारों में आना चाहिए ये। हाँ। बस्तामी रोड पे हम जब छोटे वहाँ पे रहते थे, ये सारे फिल्म एक्टर वहाँ से गुजरते थे सारे। ये तो बड़ी वो मैं शर्मिंदगी फील कर रही हूँ, छोटे नहीं आपकी बात नहीं मैं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हम छोटे थे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हम छोटा लफ्ज निकाल देते हैं। चले वो निकाल देते जिसको कहते हैं वो सुना। वो जनाब बस्तामी रोड, वो लैरिक सिनेमा होता था वहाँ पे, ठीक है, पता नहीं वो मैं मुल्तान रोड पे था। मुल्तान रोड पे था, वहाँ पे बड़े ये फिल्में बनाते थे सारा कुछ। ओके। तो मुझे बड़ा शौक था फिल्म में काम करने का। अच्छा ओके। उसने कहा पैंट पहन के आनी है, मेरे पास पैंट नहीं होती थी मैं जनाब एक भाई की पैंट पहन के ना मैं चले गया वहाँ पे, घर को बता नहीं है, मैं गेट के पास खड़ा हूँ, सारी रात गुजर गई, मैं खड़ा हूँ। अच्छा
क्या ज़िंदगी, खुदा की कसम, क्या ये फ्यूचर था। लेकिन ये अच्छा और वक्त होता और अच्छा वक्त, और सारे जनाब फिल्म ये स्टार आ रहे हैं, गाड़ियाँ, गेट बड़ा खुलता था, अंदर जाते थे हम, बाहर के बाहर रह जाते थे। कोई आने बाबा कहता ओए भाग जा चुप करके खड़े हो जाते थे वहाँ पे। पोज भी यही होता था मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे करे खड़े होते थे। अगले दिन जनाब शूटिंग होनी, उसने कहा चला, वो जनाब एक मरीज़ जाता है तो उसको ऐसे करना है, तो फिल्म लग जाती है। मैं कहता मैंने इस फिल्म में काम किया। कहता दिखाओ किधर, सिनेमा में जाते हैं, मैं नज़र ही नहीं आता। कहता मैं ही इधर खड़ा। ये देखें क्या ज़िंदगी, इंसान आदमी कैसे शुरू करता है और कहाँ के कैसे आदमी, कैसे, बिल्कुल देखिए कैसे कैसे तरीके से। लेकिन आदमी को फ्यूचर है अपना भूलना नहीं ना चाहिए। हाँ। अगर वो पास भूलता नहीं भूलना है, चाहिए। पास नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पास भूल जाएंगे ना तो फिर वो अच्छी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो पहला किसका चेहरा देखा आपने, किस एक्टर का या एक्ट्रेस का पहला चेहरा आपने? सुल्तान राय, क्योंकि वो हमारे घर के पास ही रहता था। ठीक है। ये अफजल खां, मैंने अभी इनको बताया, वो मेरे घर के बिल्कुल करीब ही होता था। ठीक है। अभी थोड़े दिन हुए, मैं पीछे दफा जब आया था मुझे बताया था, वो बड़ा अकमल की कॉपी पे आया था, बड़ा टेंस, बड़ा स्मार्ट होता था। किस्म के, ठीक है। तो वो जनाब मैं उसके साथ बड़ा फिरता था, बड़ा ऐसे करके ना, तो वो मुझे पता चला उसके हालात इतने अच्छे नहीं है। मैंने उसको बुलाया अपने घर पे, मैंने ड्राइवर को भेजा, जा लेके वो अभी वो बीमार है, अलील है। इतनी दाढ़ी और ऐसे वो चल रहा था, मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा था। जी, हम उनकी अच्छी सेहत के लिए भी दुआ गो हैं। और बिल्कुल। ये और ईमान से मुझे बड़ी अफसोस हुआ उससे देख के ना, क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ था दूसरे रूप में, बिल्कुल। और बड़े सालों के बाद मैं उससे मिल रहा था। लेकिन इंसान को ना सब, अल्लाह में ये कहता है, जब आप बचपन के आपके दोस्त होते हैं ना, उनको भूलना नहीं चाहिए। अगर आप ऊपर चले गए तो उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, और अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि हम सब जो है दूसरों की मदद कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा जी, संगीता जी, शाहिद साहब तो हो गए, उसके अलावा किसके साथ ख्वाहिश रही और फिर वो पेयरिंग हुई? नहीं, सबके साथ काम किया, मोहम्मद अली साहब के साथ, नदीम के साथ, वहीद मुराद के साथ, मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ भी किया। उससे बड़ी लड़ाई होती थी। अच्छा, क्या लड़ाई वो होती थी? जुगती लगाता था ना। मैंने एक दफा लाल रंग की टोपी, उसमें सितारे लगे हुए थे। ठीक है। तो पता नहीं क्या कहता कि आने वाली चवन्नी पाई थी। मैंने कहा कट। मैंने कहा ये क्यों इसने बोला, फुल लड़ाई हो गई, मैं रोने लगी। मैंने कहा ये नहीं, मुझे जुगते नहीं पसंद। बहुत बड़ा फनकार, बहुत अच्छा, बहुत बड़े, बहुत। लेकिन ये आपकी भी खुशकिस्मती रही माशाल्लाह, तमाम एक्टर्स के साथ किया और फिर सुपर डुपर हिट फिल्म्स और गाने रहे। अच्छा, अब आपके गानों की बात हो रही है तो नूरा हमारे सामने मौजूद है। नूरा, संगीता जी पे ही फिल्माया गया गाना जो आप कह रही थी ब्रेक पे, कौन सा सुनाएंगी? जी वैसे तो पहले फिल्म भी बता दीजिएगा, फिर संगीता जी से पूछ लें एक्टर कौन थे साथ उनके। जी, तांगा तेरिया ने पीछे पीछे ला लिया। ठीक है। मुस्तफा कुरैशी साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब इनके साथ थे। बिल्कुल सही जी। प्यार बिना दिल बंजर तरती, जिद चार चुफेर उजाड़ा, जे कदमां विच था बख्शे, ते मैं लख लख शुक्र गुजारा। तांगा तेरिया ने पीछे पीछे ला लिया, तांगा तेरिया ने पीछे पीछे ला लिया, प्यार तेरे नाल उमरां दा पालिया वे जीवे ने नवा लिया।
ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत आवाज। और हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स के लिए भी एक क्लैप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं माशाल्लाह से और सीनियर हैं और आप इनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी देखते रहते हैं, तो पीटीवी की तो फैमिली मेंबर है माशाल्लाह। अच्छा संगीता जी, ये मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, अब एक गैप भी बीच में आया, फिल्म्स बनना ख़त्म हो गई, करते 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 अब दोबारा से फिल्म्स अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं, नए बच्चे बच्चियाँ भी आ रही हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़रा टैलेंट जो है सामने आ रहा है देखने में कि स्टार्स इन प्रोसेस हैं, इन मेकिंग। क्योंकि हमने देखा आपका वो दौर कि जब शमीम आरा साहिबा की हम बात करें, नदीम साहब की बात करें, शबनम जी की, अब इतने सारे नाम हैं, मोहम्मद अली साहब की बात करें, सुल्तान राही साहब की बात करें, मुस्तफ़ा, इतने सारे नाम हैं कि हम शायद नाम लेना वक्त ख़त्म हो जाए। क्या समझती हैं जो ये फिल्म्स दोबारा बन रही हैं? देखिए हमारे दौर की जो फिल्में थी ना उसका म्यूज़िक बड़ा हिट होता था। ठीक है। अभी जितनी भी फिल्में लगी हैं मतलब 5-6 सालों में म्यूज़िक नाम निशान ही नहीं है। ठीक है। कोई एक गाना याद नहीं है। और मैंने अपनी खुद भी प्रोड्यूस की 40-50 फिल्में, जिसमें तेरे मेरे सपने गाना हिट था, मैं हो गई दिलदार की, फिर इश्क इश्क, आओ सीने से लग के मर जाए, इश्क सच्चा है तो वादा निभाना हो। मतलब 8 गाने थे और 8 के 8 हिट थे। फिर वो था मुझे गले लगा लो, उसमें था मैं हूँ गुनाह मेरा गुनाहगार कौन है। जबकि कम वसाइल भी कम थे, रिसोर्सेज बहुत भी कम। उस वक्त तो हमें नजर ही नहीं आता था, अंधे होके काम करते थे, कोई कैमरे की स्क्रीन नहीं थी। अब तो बड़ी आसानी है कि आप टीवी लगा के देख रहे हैं और सारा जो शॉट चल रहा है, और अगर देखना है तो दोबारा रिवर्स किया आराम से देख रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा काम है। मैं ये समझती हूँ कि कहानी पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, सही, ठीक है, और म्यूजिक पे नहीं दे रहा। ग्लैमर, इतना ग्लैमर नहीं। आप कोई ऐसा गाना हो जो आप सुने और याद हो जाए आपको, और गाने हिट होते हैं तो लोग देखने आते हैं। बिल्कुल सही। तो आप समझती हैं कि जो गाना है किसी भी फिल्म का रीढ़ की हड्डी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो सिनेमा की अगर हम बात आज भी देखिए कि जो भी लोग गाने सुनते महफिलों में भी, तो पुराने ही गाने सुनते हैं। सही। नया गाना तो है ही कोई नहीं। है ही कोई नहीं। बिल्कुल सही। यानी आप अगर टिकट खर्च करके जाएं तो फिर एक पूरा आपको म्यूजिक जरूर नजर आना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी भट्टी साहब, मैं जरूर जानना चाहूंगी, यंगस्टर्स की भी हम बात करते हैं, ट्रैवल भी इंटरनेशनली आप करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा जो फैशन इंडस्ट्री के हवाले से आप काम कर रहे हैं, नाजरीन को और हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि क्या क्या कुछ हो रहा है, फ्यूचर पे क्या प्लानिंग है? ये फैशन भी ये फिल्म इंडस्ट्री है। बिल्कुल। क्योंकि वो कितनी ये स्टार बनती हैं, सारा फैशन ही करती हैं तो फिर ही बनती है ना। तो ये जो बात कर रही है ना, बिल्कुल सही बात कर रही हैं, क्योंकि मेरा भी फैशन का काम फिल्म इंडस्ट्री का ही काम है। क्योंकि सारे वो कितने स्टार हो मेरे पास ही आते हैं उनको, क्योंकि मेरा काम है लड़कियों को खूबसूरत बनाना, आउटलुक एक अच्छा कैसे उसका वो होना चाहिए, पहनना, उसके चलने की तमीज़ और उनकी चीज़ें वो होनी चाहिए। लेकिन बाहर ये चक्कर है, वहाँ पे स्कूल खुले हुए हैं, एक्टर बनने के लिए स्कूल खुले हुए हैं। हर आदमी एक एक्टर नहीं बन सकता, उनके लिए बहुत स्कूल बने हुए हैं। ये गाने गाने के लिए बहुत ये निकले, देखे ना माशाल्लाह इनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत, मैं सुन रहा हूँ और मेरे वो जिस्म में मतलब दिल कर रहा था मैं डांस करूँ उठ के। आवाज़ बहुत अच्छी, आवाज़ बहुत अच्छी है। तो हर आदमी गाना नहीं गा सकता, हर आदमी की एक अपनी एक चीज़ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक स्कूल बच्चों के लिए खुलने चाहिए, गाने गाने के लिए। देखे ना, कोई गाना गाता है ना, हकीकत बात है, प्लेटफॉर्म नहीं, स्कूल प्लेटफॉर्म नहीं है, वो होना चाहिए नंबर। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पाकिस्तान, वो कमी कोई नहीं है, लेकिन लोग उनको चांस नहीं मिलता। सही। चाहे सिंगिंग की बात करें, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, बिल्कुल। जो पहले यहाँ पे गाने गाते थे, तो ये सिंगर है ना, इनको हम लोग क्या कहते थे, ये मरासी है। अनफॉर्चुनेटली भले इनके लफ्ज़ देखे ना, मैं जब होता था, जब मैंने ये फैशन शुरू किया था, मुझे कहते थे ये दर्जी है, ठीक है ना। अब हर आदमी को ऐसे करें, फैशन डिज़ाइनर, ये जी फैशन डिज़ाइनर, शऊर बेदार हुआ है, अवेयरनेस आई है। तो वो आस्ते आस्ते ना ये ज़िंदगी, ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। इन लोगों की ना बाहर इतनी कदर है ना, इतनी कदर है आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे लगता है संगीता जी, अगर मैं ये कहूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ, अब तो हमारे वक्त के साथ साथ इतनी अवेयरनेस आ गई, करते 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 इतना शऊर बेदार हुआ। अभी ब्रेक पे हमने देखा फर्स्ट हाफ में प्रोग्राम में बच्चे आए हुए थे जिनको डायरेक्शन का शौक है, प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो जारी है। ये तो अब इस दौर में हुआ ना कि स्कूल में, कॉलेजों में ये फिल्म पढ़ाना शुरू किया, वरना इससे पहले तो हमें कोई घर नहीं देता था। सही, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा ज़रूर कि एक अच्छे डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या वो क्वालिटीज़ चाहिए, ज़िंदगी में कामयाबी का क्या वो फॉर्मूला है? कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर, उसके आप असिस्टेंट बने और गौर से देखें,
आप यकीन करें कि 18 साल की उम्र में मैंने डायरेक्शन जब की ना, तो 13 साल में मैं एज ए आर्टिस्ट आ गई। मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था, घर वालों को शौक था। आपको हमेशा से एक्टिंग का नहीं था नहीं शौक? था, बिल्कुल नहीं था। सही। लेकिन जब मैं आई तो मैंने देखा कि जो डायरेक्टर है वो हेड है। अब मैं गौर से ना सिर्फ वॉच कर रही थी कि कौन सा सीन किस तरह पिक्चराइज हो रहा है, ट्रॉली कब चल रही है, सही। लेंस कौन सा लग रहा है, अच्छा 100 का लेंस क्या है, 50 का क्या है, 35 उस क्या है। टाइम अच्छा, पे इतना really? अंदाजा, हाँ। मेरा शौक हीरोइन इधर है, चला गया। हीरोइन है, ये फिक्र नहीं है नहीं। बाकी ये आप ऑब्जर्व। अच्छा ओके ठीक है। और ये करके तो मैंने कहा कहानी सैयद नूर की पहली कहानी जो है वो मैंने ही पिक्चराइज की थी, सोसाइटी गर्ल से। और आप यकीन करें कि वो दरवाज़ा बंद था, अब्बू कहानी सुन रहे थे, तो दरवाजे के नीचे दरार होती ना, मैं लेट के वहाँ कहानी सुन रही थी। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी कहानी। था ना। मैंने दूसरे दिन अब्बू को कहा कि मैं डायरेक्शन क्या, अपनी उम्र देखो, तुम्हें अभी एक्टिंग नहीं आती तुम। मैंने कहा जो भी हो मैंने डायरेक्शन करनी। जिद पकड़ ली, उन्होंने कहा बड़े से बड़ा डायरेक्टर, सुबह शूटिंग है रात को कहें तुम जिसको कहोगी डायरेक्टर। मैं कहा नहीं, अगर मैं नहीं डायरेक्शन करूंगी तो काम भी नहीं करूंगी। आपके वालिद साहब तैयब रिजवी साहब तैयब प्रोड्यूसर हुसैन बहुत रिजवी, बड़े, जी, बिल्कुल जी, सही। मजबूर होकर उन्होंने फिर मुझे डायरेक्शन करनी थी। और वो जितना मैंने देखा था, मुशाहिदा था, उस रूह से मैंने वो डायरेक्शन की। और पहली फिल्म ही मेरी सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट। और उसके बाद फिर डायरेक्शंस का सिलसिला जारी रहा। फिर आपको संगीता जी क्या चेंज अपनी पर्सनालिटी में नजर आए? एक ऐसी लड़की जो कम उम्र में सही मानों में आई और करते 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 एक वैसे स्टार बन गई, वन ऑफ द आई थिंक हिट एक्ट्रेसेस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद फिर उसी कम उम्र में डायरेक्शन भी स्टार्ट कर दी, तो वो अपनी पर्सनालिटी में आपको क्या चेंज नजर मुझे आया? डायरेक्शन का ज़्यादा शौक था। मैं कई फिल्मों में, मतलब इश्क इश्क में कविता और नदीम थे, मैंने सिर्फ एक डांस था गांव की लड़की का, कोई काम नहीं किया था, सिर्फ डायरेक्शन की थी और टिका के की थी। उसके 8 गाने थे, 8 हिट थे। और पिक्चराइजेशन बहुत ज़बरदस्त हुई थी उसकी। बिल्कुल सही। अच्छा, उस दौर में हमें बताया जाता है, हमने तो सुना है, आप बेहतर बता सकती हैं, मार्केट्स वगैरह तो जाहिर बात है हर कोई जाता होगा, तो वो फिर निकाब करके जाना, आप किस तरफ, कोई पहला वाकया कोई याद हो? बहुत सारे वाकयात होंगे, आवाज़ से भी पहचान लेते थे पता है भाई। क्यों कदर नहीं है आजकल? क्योंकि वो सारे आर्टिस्ट टीवी पे ड्रामों में देख रहे हैं, मुफ्त में देख रहे हैं, तो 1000 रुपए खर्च करके कौन सिनेमा में जाएगा? हमारे दौर में टीवी के आर्टिस्ट और थे और फिल्म के आर्टिस्ट और थे। बिल्कुल सही। आप यकीन करेंगे कि मैं जब तक फिल्म में एज ए हीरोइन रही, मैंने कभी बाजार जाके नहीं देखा। ठीक, घर पे ही चप्पलों का एक एक पैर आ जाता, कपड़े की कतरे आ जाती थी। एक्सेसिबिलिटी नहीं हाँ, थी। नहीं थी कि बिल्कुल बाहर नहीं जाना, बाहर लोग नहीं। देखेंगे। बिल्कुल सही। किसी मतलब ना कोई कमर्शियल था हमारे दौर में, वो एक लक्ष्य होता था बस, उसके 2 कमर्शियल मैंने किए थे बस। लेकिन इंटरव्यूज भी कम कम देना, बिल्कुल इंटरव्यूज तो होते थे लेकिन तस्वीरों के साथ, ठीक, अखबारात के लिए मतलब बाकी obviously और print किसी media। शो में नहीं जाना, कभी भी ये नहीं था। सो इस वजह से वो एक रहा हमेशा से एलिमेंट, इसी वजह से वो स्टार बनने के लिए एक चीज भी चाहिए कि ये बहुत accessibility। ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नूरा, मुझे ये बताइएगा, इतनी खूबसूरत आवाज़ और हर एक एक गाना, कभी सोचा कितने गाने गाए? पूरी दुनिया में भी ट्रैवल करती हैं। बहुत बेशुमार गाने, और आजकल तो बड़ा इजी हो गया है हर गाना ही गाना। और आजकल सराइकी का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है और बड़ी इन हुई सराइकी, और उसमें से मेरे भी काफ़ी रुझान मेरा आजकल सराइकी की तरफ है। बड़ी मीठी ज़बान है, बड़ी मीठी, हाँ बिल्कुल, बड़ी मीठी ज़बान है। तो हमने उसमें सुना से भी है अभी आपसे। ये गाना एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि मेरा बहुत पॉपुलर हो रहा है और आजकल बहुत छाया हुआ है ये गाना। अफजल आजिज साहब ने लिखा है, उन्हीं की धुन है और उन्हीं की ये शायरी। तो फिर सुना दीजिएगा प्लीज़ अपने फैंस के लिए और हमारे लिए। जी। दुनिया ते तू जीवे, तेरी आस ते मैं जीवा, पैरा ते ढांदे रवा, पैरा ते ढांदे रवा, मिन्नता
पढ़ना है तू कोई वजीफा तो नहीं। तू कोई आसमाना तो उतरा सही तो नहीं। हर हाल विच पढ़ना है तू कोई वजीफा तो नहीं। बे तू कोई मुर्शद तो नहीं। तू कोई मुर्शद तो नहीं। बल बल सुरेंदे रवा पैरा ते ढांदे रवा मिन्नता करदे रवा। ये कोई जरूरी तो नहीं तेरिया मैंने दे रवा। ये कोई जरूरी तो नहीं तेरिया मैंने दे रवा। मोहब्बत दे मामले पैसा दे विच तोलनी। मेरिया वफावां को चन मिट्टियां दे विच रोलनी। मोहब्बत दे मामले पैसा दे विच तोलनी। मेरिया वफावां कुचन मिट्टियां दे विच रोलनी। ओए ना होवे कल आखी ए ना होवे कल आखी हंझुआं च धुलेंदे रवा पैरां ते ढांदे रवा मिन्नता करेंदे रवा। ये कोई जरूरी तो नहीं तेरिया मैंने दे रवा। ये कोई जरूरी तो नहीं तेरिया मैंने दे रवा। ब्यूटीफुल जी खवातीन हज़रात। और ये लाइव सिंगिंग है। लाइव सिंगिंग बड़ी मुश्किल होती है अनडाउटेडली, फिर परफॉर्म करना एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी। बहुत सारी क्लैप नूरा लाल के लिए खवातीन हज़रात। अब भट्टी साहब ऑब्वियसली आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, पूरी दुनिया के लिए। बहुत सारी किताबें, आपकी अपनी बुक भी शाया हुई। सर व्हाट इज़ द की टू सक्सेस? दिस इज़ ये बड़ा रस्मन एक सवाल किया जाता है, लेकिन सही मानों में जितने दुनिया में लोग कामयाब हैं वो बेहतर तरीके से सक्सेस का फॉर्मूला बता सकते हैं। इन्होंने एक बात की थी, मैं लेटी थी, मैंने कहा था मैंने खुद डायरेक्टर बनना है, मैंने खुद करना है। बिल्कुल सही सुन रही थी, वो स्क्रिप्ट सुन रही थी। बिल्कुल जी। मैं पेरिस जब गया ना तो सबको मेरी स्टोरी का पता है। मैं सफाई करता था, मुझे सफाई का काम मिला ना तो ऐसे था, मुझे जब फर्स्ट पे मिली ना 500 फ्रैंक कुछ भी नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन मैं रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे 500 फ्रैंक मिले हैं। मैं छुपाता था, मतलब कोई चोरी करके न ले जाए। सही। और मैं सफाई करता था वहाँ पे, लेकिन मैं ऐसे ऐसे देखता था कपड़े कैसे बांध रहे हैं, क्योंकि वो फैशन का ऑफिस था। बिल्कुल, जहाँ आप काम करते थे। कहाँ पे मैं काम करता था, क्योंकि पाकिस्तान भी मेरे पास कपड़े नहीं होते थे। काफ़ी लोग मुझे मिलना नहीं चाहता था, मेरी फैमिली मुझे मिलना नहीं चाहती क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए। लेकिन वहाँ पे देखें अल्लाह मियाँ, जब अल्लाह मियाँ कहता है ना जब आपको करना हो, अल्लाह ने आपकी बाजू पड़ी हुई, ये नहीं मतलब कहते हैं जी आपकी लक बहुत अच्छी है, लक का नहीं मतलब आपको 24 आवर सीरियस मेहनत करनी पड़ती। मेहनत के बगैर आदमी कहता है ना आधी रोटी खा ले पूरी ना खाए हलाल की खाए। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो लेकिन ये दुनिया जो है ना बड़ी आर्टिफिशियल है। बिल्कुल सही। पहले कोई इस्लाम नहीं करता था, अब उनको पता है ये भट्टी साहब बन गए हैं तो वो गुजरेंगे, कुछ भी नहीं किया तो वो सॉरी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ना मैं जब देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार देखो, वो मैं फ़िल्म की बात कर रहा था, मुझे शौक था फिल्मों में।
जब पेरिस में मेरी लाइफ पे जूस ने 3 सिनेमा मूवीज़ बनाई, वो मेरी मिन्नतें करते थे मैं खुद काम करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं था। क्योंकि आई एम सो बिजी। वहाँ पे एक बुक लिखे, वो €1,000,000 आपको देते हैं, सिर्फ उसकी रॉयल्टी जो देते हैं। ये जो गाने गा रही हैं ना, ये माशाल्लाह इनकी आवाज़ में, ये गाना मैंने सुना हुआ है यूट्यूब पे, इनकी आवाज़ जो ना वहाँ पे तो €1,000,000 Mesmerizing। नहीं, इधर भी भाई, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसे उनकी नहीं है। उन स्टारों की इज्जत करते नहीं, हैं। इधर भी है भट्टी साहब, ऐसे आप, हाँ, नहीं अब तो मुझे नहीं माशाल्लाह। पता इधर, मैं वहाँ पे वहाँ मैं पे बता रहा obviously, हूँ, हाँ, हाँ। इज्जत करते हैं पाकिस्तान बड़े में से। नाम हुआ तो वहाँ पे लोगों ने जाना बिल्कुल नहीं। ऐसा ही। और आप देखें इंटरनेशनली जब आप जाती हैं तो फिर पाकिस्तान के पाकिस्तान से एम्बेसडर होते हैं। पहचान हाँ, होती तो हमें बाहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं। लेकिन और भट्टी वहाँ भी साहब, हमारे पाकिस्तानी है माशाल्लाह जो हमें इज्जत देते हैं। और देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि आपको स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए। अच्छा, इनको तो पहले ही 500 क्या किया 500 फ्रैंक का? 500 फ्रैंक जनाब, आपको पता ना, उठा तो नहीं ली किसी ने, एक निकाल सैंडविच लेते। में लेता था ऐसे, €4 का, 4 फ्रैंक का आता था। अच्छा, वो जनाब मैंने आधा दोपहर को खाना मैंने जेब में डालने दो, वो लोगों को खुशबू आनी मेट्रो में ना, तो उन्होंने कहना इसने क्या, मैंने छिपाना उसको ना, पेपर लेके छिपाना, क्योंकि रात को वही मैंने खाना होता था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। बिल्कुल सही। और किस कमरे में मैं रहता था, सर्वेंट क्वार्टर होता था, बात भी नहीं होता था, नहाने को बड़ा दिल करता था लेकिन नहीं है। एक पब्लिक वहाँ पे दुश बने होते हैं जहाँ नहाने के Washrooms, लिए, बिल्कुल सही। उस पे आप €2 डालें ना तो वो नहाने, जब €2 फ्रैंक में डालता अच्छा, था नहाने के भी? नहाने के लिए ना, और मैं डालता था ना तो पानी ऐसे है ना, मैंने ऐसे कहना उफ एकदम खत्म हो जाना €2। लेकिन आप देखें करते 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 वो मेहनत, वो स्ट्रगल का नतीजा कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा। संगीता जी, ये तो हो गया, पहली जो चेक था, पहला चेक, वो याद है उस अमाउंट का क्या किया और कितना इत्मीनान, कितनी खुशी महसूस हुई? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, अम्मी अब्बू ही लेते थे। बिल्कुल नहीं पता था। चेक रिसीव तो आपने किया कि नहीं? नहीं नहीं, क्या चेक तो कैश चेक पैसे उस वक्त होते नहीं थे। होते थे, कैश ही अच्छा, होता था। कैश होता था, बिल्कुल अभी तक सही। कैश है पकड़ा लेकिन है। पहली चीज क्या खरीदी? कोई अपनी अपनी कमाई से, अपनी जो अर्निंग से कोई चीज? कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। अम्मी अब्बू के पास ही सब कुछ। आपको किस चीज का शौक होता था उस दौर में? कोई होता है ना लड़कियों को, मुझे तो लगता है आपको किसी चीज का नहीं होता था। किसी का भी नहीं, सिर्फ एक ही काम दिमाग था, डायरेक्शन की तरफ। बड़ी बात। हाँ, मैं फिल्में देखती थी, इंग्लिश की, हॉलीवुड की, पुरानी क्लासिक फिल्में, अच्छा, साउंड ऑफ म्यूजिक जैसे, बड़ा सीखने को मिलता था उसमें। सिनेमा जाके देखती थी? जी, सिनेमा जाके। एक्शन बिल्कुल जाहिर बात है उस जमाने में, बिल्कुल हर सही। हफ्ते लगती थी ओरेगा सिनेमा में, अब तो वो मार्केट बन गई वहाँ पर। और फेवरेट हीरो आपके कौन रहे उस दौर में? उमर शरीफ, वो हाँ। हॉलीवुड के, हॉलीवुड के उफ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, बहुत सारी, डॉक्टर जिबाग, वो बहुत जबरदस्त, अल्लाह। वो तो बहुत हिट। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बल्कि ये 2-3 साल पहले वो फौत हुए तो मैं बड़ा रोई। अभी तक मतलब मैं उनकी फैन थी। हाँ, मेरे नहीं, बड़े दोस्त थे वो। अच्छा, अनडाउटेडली ही इज अ ह्यूज नेम ऑब्वियसली। सो कहने का मतलब इस कम उम्री में भी इतना जुनून था, फोकस था। फोकस तो वो वाले शौक नहीं कोई थे नहीं था, ना इधर ना उधर, ना कोई रोमांस, कुछ भी नहीं, ज़हन ही नहीं जाता था किसी तरफ। बिल्कुल सही। संगीता जी, आपने अपने बच्चों की परवरिश करने में, जी। एक माँ होने की हैसियत से, 3 बेटियां माशाल्लाह, बेटियां माशाल्लाह तो तीनों से। बेटियों की परवरिश करने में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो तरबियत का हिस्सा रखी? संडे का दिन सिर्फ मैं अपने बच्चों के साथ गुजारती थी, बाकी दिन स्कूल, स्कूल से घर, और कोई सहेली के घर नहीं जाना सकती थी बहुत। और मैंने बहुत छोटी उम्र में उनकी शादियां की। बड़ी की मैं 14 में की, अच्छा, 15 साल में वो माँ बन गई। माशाल्लाह। दूसरी 16 में लगी, वो बहुत नटखट थी, शरारती थी, मॉडर्न कपड़े पहनने। एक दफ़ा तो मैंने कपड़े फाड़ दिए थे। मैं कहा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तुम चूड़ीदार पैजामा पहनो, लंबी शर्ट पहनो। उसकी शादी मैंने बहुत 16वें में लगी तो शादी कर दी माशाल्लाह। 5 बच्चे हैं उसके अब। सही। और बड़ी के भी 5 बच्चे हैं। फिर सबसे छोटी थी वो 18वें में लगी, उसकी शादी कर दी। वो वहाँ सियाटल में है, दामाद मेरा बिल गेट फाउंडेशन में चीफ है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब माशाल्लाह नवासे नवासी हैं, उनके साथ कैसा ये रिश्ता, कैसा, ये जरूर बताइएगा। बस ये ना पूछे, इतनी याद आती है। अब तो टाइम भी है, टाइम अब भी ज्यादा वक्त दे पाती होंगी जी। वो लाड और वो जो अब 2 बेटियां तो बाहर हैं, और बड़ी बेटी है, उसकी तीनों बेटियों की मैंने शादी कर दी छोटी उम्रों में। अब उसकी एक बेटी है 12 साल की और एक बेटा है 21 साल का। बिल्कुल वो सही। BBA कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब आप एंजॉय कर रही हैं अब एक मैं नानी होने enjoy की कर रही हूँ, हैसियत से। माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं जी आपके साथ, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, और हम चाहते हैं आप आती रहें और इसी तरह हमें इंस्पायर करती रहें। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सो मच जी। नूरा, बहुत शुक्रिया आपका भी।
आपका भी बहुत जीती रहे, खुश रहें। थैंक सलामत यू। रहें। अनम, शेफ अनम, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, सबसे बढ़कर आपका शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और अगेन बात यह है कि वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क सबसे पहले, और फिर वीकेंड एट होम पीटीवी की रवायात को बरकरार रखते हुए हमारी कोशिश रहती है प्रोग्रामिंग ऐसी करें कि ऑन अ लाइटर नोट बातचीत भी हो, लेकिन इंस्पायर आपको करें। जिस तरह प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में हमने आपसे यंगस्टर्स की भी मुलाकात करवाई। सो ये यंगस्टर्स ही हैं जो हमारे मुल्क का असासा हैं, और गाइडेंस और काउंसलिंग रहनी चाहिए, और ज़िंदगी के हर हिस्से में, हर दौर में, हर लम्हा आप सीख सकते हैं। सो उम्र की कोई कैद नहीं होती लर्निंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। एक बड़ा स्टार स्टडेड शो होने वाला है जी, एक छोटा सा टीजर आपको दे रही हूँ। डोंट मिस टुमारोज शो। एज ऑलवेज 3 बजे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होने वाली है। सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।